हरिद्वार रे पतंजलि विश्वविद्यालय रे चलिथिबा 4 दिनिया अंतर्जातीय सम्मेलन अवसर रे वर्ल्ड हर्बाल एनसाइक्लोपीडिया एवं वर्ल्ड बोटानिकल डिक्शनरी भली दुईटी पुस्तकर उन्मोचन करा जायछि। एथिरे ओडिसार तालपत्र संपर्क रे उल्लेख थिबा बेले ओडिसार कृषि एवं कृषकंक पई पतंजलि पक्षरु अनेक किछि योजना रहिथिबा कहिथिले आचार्य बालकृष्ण। तांको सह आलोचना करिथिले न्यूज 7 रो दिल्ली प्रतिनिधि शबनम आदेनी। आम सहित अच्छा आचार्य बालकृष्ण जी सहित आलोचना करवा कारण पतंजलि तरफ 4 दिनिया आंतर्जातिक सम्मेलन अनुष्ठित होती एवं ये सम्मेलन रे वृक्ष तार औषधीय गुण एवं आयुर्वेद को किभली आग को नियाजिबो ता उपरे 4 दिन धरी आलोचना हो। तो चलतु सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य जी, आपको न्यूज़ 7 में मैं स्वागत करती हूँ। पहले शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जो सम्मेलनी है 4 दिन की, जिसमें एक मैसेज ये निकल के आता है कृषि से कृषि तक। दूसरा, आपने बहुत सारी नई चीज़ें, आज नई पुस्तकें हो गई, वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी की बात करी है, या फिर आपने हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का भी उन्मोचन किया है। तो इन सब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या है ये सारे सम्मेलनी का मूल सारांश? हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है, किसी कृषि संस्कृति है। प्राचीन काल से ही ज्ञान परंपरा से हम विश्वगुरु थे। हम युद्ध से, आक्रमण से हम विश्वगुरु नहीं थे। तो उस ज्ञान परंपरा को, ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। और हम लोग पूरा उसके लिए पिछले विगत 25-30 वर्षों से जो काम कर रहे थे, उनमें से जो मुख्य काम है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, और दूसरा कार्य है कि हम लोग जितने भी तरह के जड़ी बूटियों को लेकर के, अनुसंधान को लेकर के लगातार जो कार्य चल रहा है, उसका एक लेवल तक का काम पूरा हो गया था। तो ये 4 अगस्त को हम लोगों से जुड़े हुए सभी लोग जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और पतंजलि योगपीठ संस्थान की स्थापना हुए भी 27 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस शरीर को भी पूरे हुए 50 वर्ष होने को हैं। तो इन सब को लक्ष्य कर करके देखो, ये जन्मदिन या वो तो सब बहाना है। मैं ये मानता हूँ कि काम करने के लिए, लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने के लिए हमको तिथि या टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए। एक लक्ष्य को लेकर के हमने काम शुरू किया था, और इस समय पर वो कार्य हम लक्ष्य तक पहुँचा पाए, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और देश का भी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, एक समय पर हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि कम से कम 75 ग्रंथों का विमोचन, वह भी एक वैज्ञानिक अनुसंधान पूर्ण ग्रंथों का विमोचन, उसमें हम सफल हुए हैं। अभी विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है, परसों इसका पूरा लोकार्पण विधिवत हम करेंगे। हमने ये भी देखा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरित क्रांति ऐप, जिससे कि सारे जो फार्मर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। दूसरा, सॉइल टेस्टिंग मशीन, वो भी पहली बार हुआ है। और संस्कृत में बॉटनिकल प्लांट्स के नोमेनक्लेचर्स आपने किए, प्लांट्स को नया नाम दे रहे हैं और उसकी डिक्शनरी भी बना रहे हैं। तो ये कितना कठिन काम था, या भविष्य में क्या आपकी योजना रहेगी कि इसको कैसे लोगों तक, घर घर तक पहुँचाए? कार्य सुगम नहीं था, क्योंकि यह पहले से ही इन सब को लेकर के कोई ठोस हमको आधार या रेफरेंसेस नहीं अवेलेबल थे। तो हमको एकदम शून्य से हमको प्रारंभ करना पड़ा। और जहाँ तक रही संस्कृत नामकरण के लिए वैदिक पादप वर्गीकी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी पूरी तरह से एक नया विचार था, नया ढंग था। क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वह प्राचीन भाषा है, और उस भाषा के अंदर लगभग 23,000 के लगभग नाम हैं, पर पौधों की संख्या गिने तो लगभग 1,000 पौधों का ही 23,000 नाम हैं। तो हमें कठिन था कि इसके अतिरिक्त नामों को कैसे रखें। तो इसके लिए हमने आधुनिक जो बॉटनी का जो टैक्सोनॉमी का जो सिस्टम है, उसको एडॉप्ट करते हुए संस्कृत में द्विनाम पद्धति के आधार पर नामकरण हमने किया। और हर नाम का संबंध उसी पौधे से है,
उस पौधे के स्वरूप से है, वो उसकी विशेषता है, वैज्ञानिकता है। बॉटनी के अंदर में क्योंकि नेम और सिनोनिम्स मिला के लगभग 13 लाख नाम बनते हैं, परंतु जो हमने वैदिक पादप वर्गी की जो बनाई है उसके अंदर मुश्किल से 25,000 नाम ही बनते हैं। 25,000 में हम 3.5 लाख से ज़्यादा जो वनस्पतियाँ पौधे इस दुनिया में हैं सबका हम लोग नामकरण कर सकेंगे, ये इसकी खासियत है। और इसके अलावा इन नामकरण को काम को करने के लिए मैं एक बात और बताऊंगा, क्योंकि आपका चैनल उड़ीसा प्रांत से इसका संबंध है, तो मैं बिल्कुल सारे उड़ीसा के हमारे भाई बंधुओं को और सभी भगिनियों को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमने जो पूरी हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जिसको हम लोग जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसमें हमें ताड़पत्र में, क्योंकि उड़िया भाषा में बहुत अवेलेबल हैं, हमने कई कामों में उसका भी हम सहयोग लेते हैं और काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग प्रकाशित भी कर रहे हैं। तो ये है वहाँ के लिए भी खुशी की बात है और पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि गर्व की बात है कि हम संस्कृति के लिए एक नया आयाम, एक नए स्वरूप के द्वारा उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है उसमें जिस तरह से हम लोग केमिकल्स मिला रहे हैं धरती पे, धरती की उर्वरता ख़त्म हो रही है, उसके लिए इसको कैसे फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा कि वो क्या अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से अडॉप्ट करेंगे कि उनकी इनकम भी अच्छी हो और खेती भी अच्छी हो और धरती की उर्वरता भी ना जाए। जिन ज़मीनों में केमिकल डाला जा रहा है उन ज़मीनों पर आप प्रयास करिए कि धीरे धीरे मिश्रित खेती हम उसको बोलते हैं, एकदम केमिकल को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप उसको कम करना शुरू कर दीजिए और बदले में धीरे धीरे गोबर खाद और अभी तो जैविक बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते कॉस्ट पर, जो केमिकल से सस्ते कॉस्ट पर पतंजलि भी बना रहा है, बाकी कई संस्थाएं बना रही हैं, उनको आप डालना शुरू करें और दिमाग से इसको हटा दें कि सिर्फ केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डालने से ही खेती की वृद्धि होती है। खेती फर्टिलाइज़र डालने से भी ज़्यादा है कि समय, बीज, उसका कब बोना है, कौन से बीज का प्रयोग करना है और कितना खाद डालना है, इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी सभी हमारे किसान बंधु, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो कुछ पढ़ लिख भी गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको थोड़ा सा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से खेती करने पर हम कम लागत में भी अच्छी खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। और हम स्वयं अपने यहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग भी हम देते हैं, हमने अलग अलग मॉडल भी बनाया हुआ है और जितनी खेती केमिकल से पैदा हो रही है उससे ज़्यादा हम बिना केमिकल के भी पैदा कर पा रहे हैं। आचार्य जी, ऐसा कोई है आगे में प्लानिंग कि आप उड़ीसा में चाहे वो हरित क्रांति हो या जो भी आपने अभी बनाया, उसका जो ट्रेनिंग है उसको उड़ीसा में आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ करने का प्लानिंग है आपका? हम लोगों ने उड़ीसा के कई सारे जिलों में पहले जो ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, हम लोगों ने हजारों उड़ीसा के जो हमारे किसान बंधुओं को उसमें ट्रेंड करके उनकी इनकम को बढ़ाने का काम किया है। पर हमारी इच्छा थी कि वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए हम बड़ा प्लांट के लिए योजना बनाएं या जड़ी बूटियों के लिए और भी खेती बाड़ी के लिए और काम करें। तो हरित क्रांति के लिए भी, अन्नदाता जो ऐप है उसके लिए भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी हम बहुत जल्दी एक अच्छा काम करने की हमारी संकल्पना है और हम लोग करेंगे। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि आजकल जिस तरह से आपने यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ेस के बारे में बात की, खास करके लाइफस्टाइल डिजीज़ जो लोगों में आजकल हो रही है, तो आयुर्वेदा या योग के लिए लोग क्या करें, सिंपल से चीज़ें सुबह से शाम तक, कि वो इन चीज़ों से, इन रोगों से अपने आप को दूर रख सकें? देखिए, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है। सबसे पहले हम अपने रूटीन को ठीक करें और खाने में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल आहार शुद्ध नहीं है। तो आहार शुद्ध न होने की वजह से आप अन्न का सेवन कम करें, क्योंकि अन्न का सेवन जितना कम होगा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। और देर रात्रि को खाना न खाएं। और जितने भी जो फास्ट और जंक फूड हैं या बहुत तैलीय चीज़, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले जब हम लोग जिनकी भी पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि है, पहले पकवान वगैरह कभी त्योहारों पर, कभी विशेष स्पेशल दिनों में मिलता था। आजकल गली गली में कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, तली हुई जलेबियाँ हर रोज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो पदार्थ तो अवेलेबल हो गए, पर हमारा शरीर उस तरह से तैयार नहीं है। तो पदार्थ आपको लाभ नहीं देंगे। थोड़ी देर स्वाद के लिए अपने को बर्बाद ना करें और थोड़ा सा सावधानी के साथ में सात्विक आहार का सेवन करें और योग अभ्यास प्राणायाम नियमित रूप से करें, मस्त रहें, फिर आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने इतनी सारी बातें की। तो आम सहित आपण कथा आपण शुणुले आचार्य बालकृष्ण जी थे एवं खास करके से लाइफस्टाइल डिजीज उपर कले एवं ओडिशा रे मध्ये यार पायलट प्रोजेक्ट आरंभ हो एवं ऑर्गेनिक फार्मिंग आड़ को किभली भाबे कृषक माने आगो को बढ़ी पारिबे ताकू नै कि पूरा सेमिनार रे आलोकपात करा जायछि। दिल्ली रो कैमरामैन संजीव को सहित शबनम मदेनी, न्यूज़ 7।